Good evening, everyone. Circles, third lecture. लास्ट क्लास में सर्कल्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी अगर सर्कल गिवन है इन टर्म्स ऑफ जीएफसी तो उसका एक्स इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, और if g square minus c is equal to 0 then circle touches x axis. If g square minus c is negative then circle neither touches nor intersects x axis. तो यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी पोजीशन हो सकता है कब? when g square is less than c, g square minus c is negative, और अगर g square minus c is equal to 0 है तो सर्कल x axis को टच करते हुए इस तरह से पास कर जाएगा. ठीक है. हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन प्रॉपरली करना, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर बताना आंसर क्या आता है. क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ p for which p lies p पॉइंट. ये तो स्मॉल p है और ये कैपिटल P पॉइंट है. for which p 2,3 lies inside the circle x square plus y square minus 6x minus 8y minus p equal to 0, and this circle neither touches nor intersects y axis. करो कैलकुलेशन, बताओ फाइनल आंसर. एनी मिस्टेक? कंसेप्ट वाइज तो थ्योरी वाइज ये पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, दोनों पॉइंट्स. minus infinity to 16. तुमने इनसाइड सर्कल ये नहीं अप्लाई किया क्या? 16 is less than minus p. 16 है. वापस से बोला आंसर. So 16 is less than minus p. शिव, तुम्हारा भी आंसर जो है वो p ग्रेटर देन -16 रॉन्ग है.
So P greater than -23 and P less than -16. ये करेक्ट है। तो फाइनल आंसर आ गया P बिलोंग्स टू -23 to -16। देखो और लोगों का आप चेक करो, ये आंसर आता है फाइनल। और इन दोनों कंडीशंस के बीच में एंड वर्ड है, तो हमें दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, तो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव करना होगा। तो इन दैट केस 4 + 9 - 6 × 2 12 8 × 3 24 - 3। ठीक है, तो ये हो गया 4 + 9 13 और ये हो गया 36 23। तो -p - 23 इज लेस देन 0, यानी कि p इज ग्रेटर देन -23। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद p इज ग्रेटर देन -23 आ गया। और सेकंड है कि y एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो f² लेस देन c, f² f का वैल्यू इन दिस केस -4 है, तो f² इज 16 एंड c इज -p। तो इन दिस केस p जो है वो लेस देन -16 आ गया। अब p -23 से ग्रेटर एंड -16 से लेस है, तो इन दोनों का कॉमन आंसर ये आ जाएगा। इंटरसेक्शन लिया है अपन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल ही था, कैलकुलेशन का ध्यान रखना था। अभी सबको क्लियर है? तो ये अपन ने दोनों कंसेप्ट एक क्वेश्चन में यूज कर लिए जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, कि कोई भी एक पॉइंट का पोजीशन चेक करना सर्कल के इनसाइड। सर अगर हम p को -22 लेंगे तो फिर f² - c वो 0 से बड़ा आएगा ना? p को अगर हम -22 लेंगे तो f² - c 16 प्लस दैट इज ग्रेटर देन 0। नहीं 16 - 22 आएगा ना। -c है और हमने c को -22 लिया है, तो फिर नहीं, हमने p को -22 लिया है और c जो है वो -p है, तो c का वैल्यू तो +22 हो गया। ओके अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक है, अभी कंप्लीट सॉल्यूशन समझ आ गया होगा कि दोनों कंडीशन यहाँ पे अपन ने अप्लाई कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लिया जो लोग भी नोट कर रहे हैं? एक सेकेंड सर। अभी डन? हाँ सर। Question, find equation of circle which touches y axis at 0, -3 and has x intercept equal to 8 units। तो हमने ये स्टार्टिंग में बोला था कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर और रेडियस मिल जाए, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन इस फॉर्म का गिवन होता है कि अपन को सेंटर और रेडियस इजीली नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में जब हमें डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा कि इस इंफॉर्मेशन से सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड करें, तो हम सर्कल को जनरल फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे कि लेट द सर्कल बी। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं क्या? एक मिनट, मैं लास्ट पेज शो कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। तो इन दिस केस हमने सर्कल को जीएफसी की टर्म में एज्यूम कर लिया। अब एक बार तुम सभी लोग इस क्वेश्चन का या तो अगर तुम नोट करो तो नोट कर लो। और ये देखो कि जीएफसी फाइंड करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड है।
वो 3 इक्वेशंस कैसे बनेंगी ये सोचना है तुम्हें, ठीक है। मैं जितने लास्ट पे शो करता हूँ, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि सर्कल टचिंग y एक्सिस एट 0, -3 एंड हैज x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। टच करता है तो f square is equal to c. एंड हाँ, वन इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। सर और x इंटरसेप्ट से हमें मिल जाएगा सर स्क्वायर 2 into स्क्वायर ठीक है, रूट ऑफ g स्क्वायर सेकंड इंफॉर्मेशन, सेकंड इक्वेशन बन गई। एंड सर वो पॉइंट को हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अभी सबको क्लियर है? क्वेश्चन ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसको अलग अलग यूज कैसे करना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये है, सेकंड इंफॉर्मेशन की सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड थर्ड इंफॉर्मेशन कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 8 यूनिट। इन तीनों से 3 इक्वेशंस बना लो जीएफसी के टर्म में। सर 4 इक्वेशन आ रहे हैं सर। अरे 3 तो आ रहे हैं। सर मतलब आंसर्स 4 आएंगे सर x अच्छा, ओके ओके। सॉल्व करने के बाद 4 आंसर्स आ रहे हैं। ज्योमेट्रिकली देखना 4 आंसर्स पॉसिबल है क्या? ज्योमेट्रिकली कितने आंसर्स आ रहे हैं कैसे चेक करेंगे कि तो 2 answers possible है. ओनली 2 आंसर पॉसिबल, 2 ही आने चाहिए। तो इस पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल है जिसका x इंटरसेप्ट 8 यूनिट का है, तो या तो सर्कल इस तरह से कुछ होगा या फिर सर्कल इस तरह से कुछ होगा। तो ओनली 2 सर्कल्स ही बनने चाहिए, 4 नहीं बनने चाहिए। सर एक बार फर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन कर देंगे क्या? y इंटरसेप्ट को इक्वल टू 0 कर दिया। लास्ट क्लास में नोट किया था ना कि y इंटरसेप्ट 2 रूट ओवर f स्क्वायर माइनस c होता है। इन दिस केस सर्कल इज टचिंग y एक्सिस, देयरफॉर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। हाँ सर समझ। अभी किसी को भी इन 3 इक्वेशंस में कोई डाउट? अब इसके बाद तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। कैलकुलेशन करोगे तो फिर ओनली 2 ही आंसर्स आने चाहिए। तो एक बार वापस से देखो कैलकुलेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये आ रहा है 9 माइनस 6f प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो f माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो f का ओनली वन ही आंसर आ रहा है 3। c का आंसर 9 आ गया, और थर्ड में पुट किया तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। तो इसका मतलब कि g के 2 आंसर्स आ रहे हैं प्लस माइनस 5। therefore circles are x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। तो x के साथ प्लस माइनस साइन आया है, इसलिए ओनली 2 सर्कल्स आ रहे हैं। y के साथ ओनली प्लस साइन ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ हमने ये बोला कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बेसिक तो यही होता है कि अपन को सेंटर मिल जाए, रेडियस मिल जाए। बट अगर सेंटर रेडियस फाइंड करना इतना आसान नहीं है, तो हम उस केस में इन टर्म्स ऑफ जीएफसी सर्कल एज्यूम कर लेंगे, और फिर 3 इंफॉर्मेशन से 3 इक्वेशंस बना के जीएफसी के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये नोट कर लो क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
find equation of a circle. So एक सेकंड बस previous एक करता हूँ. Which touches both the coordinate axes and passes through point 4, -2. सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर स्टेटमेंट को पढ़ लो और मेथड सोचो जितने मैं लास्ट पे शो कर रहा हूँ. इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए which touches both the coordinate axes and passes through 4, -2. दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल एंड 4, -2 को टच कर रहा है. वो सॉरी पास कर रहा है. 4, -2 से पास कर रहा है. तो सर एफ और जी दोनों इक्वल लेंगे. अब ये सोचने वाली बात है कि इक्वल लेंगे या नहीं लेंगे. yes sir continue आगे next case देखो इन दिस केस एफ और जी इक्वल लेंगे. ये थॉट तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा हमें क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है. अगर सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक बार हर लोग इस डायग्राम को देखना कि इफ सर्कल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और लेट्स से कि रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है. सेंटर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस. नहीं आ रहा समझ. आर हो जाएगा. हाँ शिव ने मुझे बोला है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आर हो जाएंगे अगर रेडियस आर है तो. अब ये समझ आता है क्योंकि सिंस ये सर्कल एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस भी आर हो गया एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो आर. तो सेंटर इज आर, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज क्या किया कि सिंस सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेंटर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. तो सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने पॉजिटिव रखा है. आर को सिंस हम रेडियस बोल रहे हैं. बट इन दिस केस जो सर्कल है वो 4, -2 से पास कर रहा है. तो इसका मतलब कि अगर ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सर्कल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनेगा. अगर सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है तो इसके सेंटर को हमें फिर r, -r लेना पड़ेगा. क्या बात समझ आ रही है? तो हमें सर्कल का सेंटर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा. अब मैं एक बार दोनों मेथड्स बताता हूँ. मेथड 1 जो इन दिस केस थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, क्या कि लेट द सर्कल बी. सर जरूरी थोड़ी है कि पूरा सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा सा सर्कल का देखो पार्ट यूज. कैसे हो सकता है अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो. अच्छा हाँ सर ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 हमने एज्यूम कर लिया. तो अब देखना 3 इंफॉर्मेशन तुम्हें समझ आ रही है कि इस क्वेश्चन से कि 3 इक्वेशंस कैसे बनाएंगे. फर्स्ट इंफॉर्मेशन टचिंग एक्स एक्सिस, तो यहां से बन जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू सी. सेकेंड इंफॉर्मेशन टचिंग वाई एक्सिस, यहां से बन जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू सी. एंड थर्ड इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू पॉइंट 4, -2 और यहां से आ जाएगा 16 + 4 + 8g - 4f + c इक्वल टू 0. अब हमें इन 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल को सॉल्व करके जीएफसी फाइंड कर लेना है. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना वैसे भी लेंथी होता है तो ये वाला मेथड है बिल्कुल करेक्ट मेथड. बस यहाँ पे अब कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा. सेकंड मेथड जो सिंपल है, जब भी कोई सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे तो हम उसके सेंटर को इन टर्म्स ऑफ रेडियस एज्यूम कर लेंगे. इन दिस केस 4, -2 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है. तो इसका मतलब कि सर्कल कंप्लीटली फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा और सर्कल का सेंटर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. अगर हमने सर्कल का रेडियस r ले रखा है तो हम फिर सर्कल के सेंटर को r, -r ले लेंगे एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स x - r होल स्क्वायर प्लस y प्लस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r². अब ओनली एक अननोन है r और r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे कि दिस सर्कल passes through 4, -2. तो
इन टर्म्स ऑफ आर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आर सॉल्व हो गया आ पिछले जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ लीनियर इक्वेशन आता है सर, पिछले क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन आता है ना। हाँ वहां सिंपल था। इन दिस केस भी अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज अपन दिमाग लगाए तो ये भी सिंपल हो जाएगा। कैसे, मतलब उसमें अगले दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, एक बार देखना। इजी अब हो इसमें जाएगा सर। एक मिनट में ना इस वाले मेथड को पहले कंप्लीट कर देता हूँ, जो भी अपन करंटली मेथड 2 देख रहे हैं, फिर मेथड 1 की बात करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे 4 -2 से पास कराया तो ये हो जाएगा 4 - r होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओपन किया तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 6 and 4 10r 16 प्लस 4 20। ये देखना सही है क्या कैलकुलेशन मेरी? नहीं, 4 × 2 8 × 12 12 आएगा यहाँ पे। इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? 10 और 2 r - 2 r - 10 इक्वल टू 0। तो ये तो फर्स्ट सेकंड मेथड से कंप्लीट आंसर आ गया। मैं फर्स्ट मेथड में बता रहा था कि अगर अपन को कैलकुलेशन करनी है ना, तो पहले अगर अपन इन दोनों इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से g स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर आ जाएगा। फिर वहां से हम g इक्वल टू एफ और g इक्वल टू -f बोल देंगे, टू रिजल्ट आएंगे। उसके बाद क्वाड्रेंट की वजह से ये रिजल्ट रिजेक्ट कर देंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। देखना समझ आ गया क्या? सर क्वाड्रेंट के हेल्प से आपने जी और एफ के वैल्यूज कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। हमने बोला कि सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स यस सर, अपोजिट अंडरस्टूड। होंगे। ठीक है, तो g इक्वल टू एफ नहीं हो सकता, g और f अपोजिट साइन के हैं तो g इक्वल टू -f होगा। और फिर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि हम अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ही 1 रखेंगे तो कैलकुलेशन डेफिनेटली सिंपल होगी। और लेकिन ये चीज, ये वाला मेथड हम ओनली उसी केस में लगा सकते हैं व्हेन सर्कल इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, फिर आर कमा माइनस आर का थॉट प्रोसेस कैसे लाएंगे? अभी यही बोला था ना, सेंटर सॉरी पॉइंट जो गिवन है 4, -2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यस सर। सर्कल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सेंटर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सर आप एक बार ज्योमेट्रिकली दिखा सकते हैं 2 सर्कल्स क्यों आया? समझ आ रहा है? ये अच्छा, आर मतलब तो उन्होंने सर तो बोला था कि मेथड वन से एक ही आंसर आता है ना, लाइक एक ही इक्वेशन। मेथड 1 से अच्छा नहीं सर, सर g इक्वल टू f को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? g इक्वल टू एफ के लिए हमने बोला कि सर्कल सिंस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सर्कल के सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स अपोजिट साइन के होंगे। तो g और f अपोजिट साइन के होंगे। यस सर। और कोई डाउट किसी को इस पेज पे? नोट भी कर लो क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने ग्रुप में सर्कल्स का लेक्चर 1 का ये नहीं भेजा था, एक बार आप भेज सकते हैं क्या?
उसका लेक्चर नोट्स। लेक्चर 1 का नहीं भेजा था मैंने? लेक्चर 1 का नहीं भेजा है। था भेजा आई है। थिंक। चलो मैं अभी क्लास के बाद वापस अच्छा हाँ सर सर भेजा एक सर। सेकंड हाँ, नोट सर। करना। हाँ, सर। बस। सर जो मैंने जो फिगर देखा दोनों सर्कल के, तो जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर आ रहा है। हाँ मतलब टच, वो तो मैंने ऐसे ही कोई रैंडमली बना दिया। ऐसे हो सकता है। एक मैं लास्ट पे भी शो कर दूंगा कि वो पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे छोटा सर्कल मान लो ये है और वो पॉइंट 4, -2 यहाँ कहीं आ रहा है, तो बड़ा सर्कल ऐसे कुछ हो जाएगा इंटरसेक्ट करता हुआ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को क्वेश्चन ने बता रखा है 4, -2। ये नोट कर लो तो बता दो। आंसर। ओके। सर एक सेकंड पीछे जाइए। कर लिया नोट? यस सर यस। एक सर्कल का लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या करना होगा? So find reflection of center and then radius will be the same. करेक्ट है कि ओनली सेंटर का रिफ्लेक्शन फाइंड कर लो, एंड सेंटर इन दिस केस इज 2,4। रेडियस तो सेम ही रहेगा रिफ्लेक्टेड सर्कल का भी। तो रेडियस तो ये हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब ऑपोजिट साइन हो जाएगा ना। नहीं, रेडियस तो एक लेंथ होता है ना, तो रेडियस तो पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज। अच्छा हाँ। तो सर नए इक्वेशन में चेंज क्या होगा? सेंटर चेंज हो जाएगा बस। अच्छा हाँ ठीक है सर। यहाँ पे रूट नहीं आता, तो x आ गया 2 - 6 and y is 4 - 8। रेडियस जो है वो गिवन सर्कल का क्या आ रहा है? 3 यूनिट। The reflected circle now becomes x plus 4 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 9। ठीक है, एक बार मेरी कैलकुलेशन देख लेना ठीक है कि नहीं है। तो ये अपन ने अब सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अप टू पॉइंट एंड सर्कल। नाउ नेक्स्ट इज लाइन एंड सर्कल। तो ये नोट कर लो, और जिन लोगों ने नोट कर लिया वो लोग बताओ कि अब अपन को एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है।
और वो लाइन जो है वो कहीं भी हो सकती है, सर्कल के बाहर से पास कर सकती है, सर्कल को कट कर सकती है, क्या सर्कल को टच कर सकती है। हमें चेक करना है कि लाइन की पोजीशन कौन सी वाली है, आउटसाइड लाई करने वाली लाइन है, टेंजेंट है या सीकेंट। तो चेक कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन में हमें सर्कल गिवन है और लाइन गिवन है। So perpendicular distance to center, and then if that is greater than radius, equal to radius, less than. करेक्ट, विल फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये अभी तुम्हें आगे का पार्ट डायग्राम देख के समझ आ जाना चाहिए कि इफ दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस देन कॉर्ड बन जाएगा, इफ P is equal to R then tangent बन जाएगा, and P is greater than R then line lies completely outside of the circle। ठीक है, और P क्या है, P is perpendicular distance of line from center of the circle। ये नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं। वन सेकेंड। सो एक बार आप वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन था कि हमें सर्कल गिवन है, लाइन गिवन है, and we have to check position of line with respect to circle whether it is secant, tangent or lies completely outside of the circle। और ये मेथड अपन अभी नेक्स्ट पेज पे नोट भी करेंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। Now next topic is line and circle। और लाइन और सर्कल में हमें एक सर्कल गिवन है दैट इज S equal to 0। सर्कल के बाद इसका मतलब कि हमें सर्कल का सेंटर एंड रेडियस दोनों चीज पता हो गई, ठीक है। और एक लाइन गिवन है, लाइन की पोजीशन इस तरह से कहीं भी हो सकती है। सी सेंटर है, रेडियस आर है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन है उस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। लेट P बी द length of perpendicular from center of the circle to the line। If P is less than R then line is secant, if P is equal to R then line is tangent, and if P is greater than R then line is outside of the circle। तो सर एक पॉइंट जो कि सेंटर है और एक लाइन जो भी क्वेश्चन में बता रखी है L इक्वल टू 0, तो एक इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना अपन को ऑलरेडी आता ही है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इस मेथड से वो डिस्टेंस p फाइंड कर लेंगे और p को रेडियस से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अभी अपन इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट इसी में ही कि चलो हमने जो क्वेश्चन है सर्कल दिया था और क्वेश्चन ने जो लाइन दी थी, चेक कर लिया कि जो लाइन है वो सर्कल पे सीकेंट है। तो ये लाइन जो कॉर्ड इंटरसेप्ट कर रहा है ए बी सेगमेंट, इसका लेंथ हमें बताना है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है और लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी बताना है। कैसे? सर परपेंडिकुलर ड्रॉप टू द लाइन जी सर आएगा, वो मिड पॉइंट रहेगा दोनों ए और बी का। करेक्ट सर फिर और एक रेडियस हाइपोटेन्यूज बनाकर पाइथागोरस थ्योरम लगा के। करेक्ट, समझ आ गया कि आर तो रेडियस हो गया
P जो है वो हमने फाइंड किया, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पाइथागोरस थ्योरम से AM डिस्टेंस आ जाएगा और AM का डबल AB लेंथ हो जाएगा। तो सर्कल के केस में हम लेंथ ऑफ कॉर्ड इस तरह से फाइंड करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ था कि कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना। कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना भी समझ आ गया होगा। सेंटर से जो कॉर्ड है उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अब अपन इन दोनों ही क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक साथ नोट कर लेते हैं। अब अपन को नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चेक भी करना है, ये चेक पोजीशन ऑफ लाइन। अभी मैं इक्वेशन कुछ देता हूं विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। लाइन है इस तरह से कि x plus y equal to 5 and circle is x square plus y square is equal to 16. फर्स्ट पोजीशन चेक करो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार ये आप वापस एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हमें क्वेश्चन है इस तरह से, एक बार क्वेश्चन ही पढ़ लो। तो क्वेश्चन है अपन को एक सर्कल दिया है और एक लाइन दी है। फर्स्ट चेक पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो ये चेक करने का मतलब ये लाइन सीकेंट है, टेंजेंट है या आउटसाइड लाई कर रही है। इन तीनों सिचुएशन में से कौन सा सिचुएशन है ये बताना है। ये चेक करने के लिए हमने मेथड बोला कि जो सर्कल का सेंटर है उस सेंटर से लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लो। उसको हमने अभी स्मॉल p बोल रखा है। एंड इफ दिस स्मॉल p इज लेस देन r देन लाइन इज सीकेंट, क्योंकि अभी ऐसा डायग्राम बन रहा है तो लेस देन रेडियस हो गया। अगर ये p इक्वल टू रेडियस है तो इसका मतलब कि ये डायग्राम बन रहा है तो टेंजेंट हो जाएगा। और p इज ग्रेटर देन रेडियस तो ये डायग्राम बन रहा है तो ये लाइन सर्कल के बाहर से पास कर जाएगी। तो सर अभी आप p का वैल्यू निकालोगे? तुम्हें बताना था। अच्छा हाँ। किसी ने फाइंड किया p कितना आया? एक 0.0,0 इन दिस केस का लाइन x प्लस वाई इक्वल टू सीकेंट है सर, सीकेंट है बिकॉज डिस्टेंस जो आ रहा है वो √2/2 आ रहा है। ठीक है 5/√2 आ रहा है, 5√2/2 आ रहा है। तो और ये नंबर रेडियस 4 से ग्रेटर है या लेस है, मान लो ये, अगर वैसे तो सिंपल ये इन दिस केस, बट बाय चांस कभी किसी और सिचुएशन में जब इरेशनल नंबर्स हो और समझ नहीं आए तो सिंपली स्क्वायरिंग कर लो। तो रेडियस का स्क्वायर इज 16 और p का स्क्वायर इज 25/2, तो ऑब्वियसली 16 इज ग्रेटर देन 25/2। ठीक है, सिंस p इज लेस देन r लाइन इज secant। ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, हमें अब इस सर्कल पे जो कॉर्ड बन रही है उसका लेंथ भी फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो इन दिस केस ये AB है, ये P डिस्टेंस हमने फाइंड किया, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। इस पॉइंट को M बोल देते हैं। तो AM स्क्वायर is equal to R square minus P square, that is 16 minus 25/2, 7/2. Therefore length of chord AB is equal to double of √7/2। ठीक है,
सर तो रूट 14 आ जाएगा आंसर। तो कॉर्ड का लेंथ फाइंड करने का मेथड ये है, और कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट पूछा होता तो हम सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड है उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट कर लो। कुछ पूछना है किसी को इस वाले पेज पे? नेक्स्ट पेज कर दूं? So Find relation between A, C and M if this line y equal to mx plus c is tangent to this circle x square plus y square equal to a square. P equal to R कंडीशन यहाँ लग जाएगी। बताओ फाइनल रिजल्ट क्या आता है सॉल्व करने के बाद। सो एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। हो गया। सर आपने वो 0 + 0 -5 क्यों लिखा? +5 होना चाहिए। वो तो एक ही बात है, मैटर नहीं करेगा, लेकिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लाइन की इक्वेशन को मैंने x plus y minus 5 equal to 0 यूज किया, तो इस x की जगह 0, y की जगह 0 हाँ, और yes, yes. ये नोट कर लिया लास्ट वाला पेज पे। Yes, sir. तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि y इक्वल टू mx प्लस c लाइन इज टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सर्कल का सेंटर जो है वो 0,0 है, रेडियस a है, p फाइंड करेंगे। p आ रहा है मॉड ऑफ c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। समझ आ गया? 0,0 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड p इक्वल टू r अप्लाई किया तो बन गया c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग कर ली तो बन गया c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। तो a c एंड m में ये रिलेशन आ गया, और ये हमने सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन का डेरिवेशन भी किया है क्वेश्चन के साथ साथ। हम अभी आगे नोट करेंगे कि सर्कल पे टेंजेंट स्लोप फॉर्म में ये होती है, और ये यहीं से लिखा है कि y इक्वल टू mx प्लस c वेयर c इज इक्वल टू प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। समझ आ गया? ये सर्कल पे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट है। क्वेश्चन, फाइंड k if line 3x plus 4y equals to k is tangent to circle x square plus y square minus 4x plus 8y plus 11 equals to 0। करो सॉल्व, बताओ आंसर।
किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या अभी तक? तो 15/4 15/2 नहीं आ रहा, प्लस साइन यूज किया, ये P वाला फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस किया था वो फॉर्मूला ही अभी बता रहा हूँ मैं। तो प्लस साइन यूज किया तो K का आंसर 5 आ रहा है, और माइनस साइन यूज किया तो K का आंसर -25 आ रहा है। K के 2 आंसर इस तरह से आ रहे हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था कि इफ दिस पॉइंट P इज x1 y1 एंड दिस लाइन इज ax plus by plus c equal to 0, then this perpendicular distance is Mod mod of ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square. तो ये वाला फॉर्मूला ही हमने यूज किया है अभी तक तीनों क्वेश्चन में। तो मॉड ऑफ a x1 नहीं ना, मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट क्या? a x1 है कि a plus b plus c divided by root of a square plus b square है। नहीं ax1 plus by1 plus c upon root over a square plus b square। x1 x1 y1 क्या है? वो पॉइंट ना जिससे अपन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इन दिस केस सेंटर है, तो हमने सेंटर P से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड किया है। तो x के प्लेस पे 2 आ गया, y के प्लेस पे -4 आ गया, तो ये नंबर्स आ गए, और k ट्रांसफर कर लिया लेफ्ट साइड में, तो ये न्यूमरेटर आ गया, एंड नीचे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ठीक है, Yes, sir. सर ये लास्ट क्वेश्चन में हमने जो कंक्लूजन लिया था उससे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर तुम उससे सॉल्व करोगे तो फिर इस लाइन का जो स्लोप है ये -3/4 आएगा। Yes, sir. ठीक है, लेकिन उसमें तुम्हें अभी नहीं कर सकते, बिकॉज लास्ट थोड़ा सा मैं भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का भी वापस यूज बताऊंगा। सर हम लोग सर्कल के टैंजेंट का इक्वेशन उस सर्कल को डिफरेंशिएट करके भी ला सकते हैं ना? हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन का अपन इसलिए यूज कर सकते क्योंकि अभी ये सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल पे डेराइव किया हुआ रिजल्ट है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके अपन इस जनरल सर्कल पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, अभी आ जाएगा, अभी नेक्स्ट पेज में अभी वाली बात करूंगा मैं। जो कुछ स्टैंडर्ड किया था तो अलग आंसर। हाँ, तुमने शिफ्टिंग वाला वो अभी समझ आ जाएगा तुमको तुम्हारे। सर वो अंशुल ने भी क्या बोला था, रिपीट करेंगे क्या? उसने बोला था कि हम टेंजेंट की इक्वेशन डिफरेंशिएट करके फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, टेंजेंट का एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट यही होता है क्या, कि कोई भी कर्व y इज इक्वल टू fx गिवन है, इसके कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो टेंजेंट टेंजेंट की इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन चाहिए, लाइन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो वही पॉइंट हो जाएगा जो p गिवन है, और जो स्लोप है वो होता है dy/dx एट पॉइंट p। यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर लो और जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, तो एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर उस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। और इसी मेथड से डेरिवेशन भी एक्चुअली यही है, लेकिन हम अब इस रिजल्ट को सर्कल के लिए डायरेक्टली याद रखेंगे। तो वो फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट, पॉइंट फॉर्म, एंड टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म इज t इक्वल टू 0। अब इस t का मीनिंग क्या है? देखो, हमने अभी तक सर्कल में दो नोटेशन यूज किए, एक तो हम s और एक s1। तो s तो क्या है कि सर्कल अगर s इक्वल टू 0 है, सेकेंड डिग्री कर्व की वजह से हमने ये s यूज किया है। तो सर्कल अगर s इक्वल टू 0 है तो इसका एक्सप्रेशन s हो गया। s1 क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट p x1 y1 गिवन है, तो x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 पुट करने से जो नंबर बनेगा, इसको हमने नोटेशन वाइज s1 बोल दिया। और अब एक t एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। t एक्सप्रेशन क्या है? ये अगर हम x स्क्वायर के प्लेस पे x(x1), y स्क्वायर के प्लेस पे y(y1), 2x के प्लेस पे x प्लस x1 और 2y के प्लेस पे y प्लस y1, ये चेंजेस कर लें
तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टी। और ये हम नोटेशन पर यूज कर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इन्हीं नोटेशंस की हेल्प से हम सेम रिजल्ट्स को पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला में यूज कर लेंगे। हमें वहां पे फिर ये अलग से पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का प्रॉपर डेरिवेशन तो जो अभी मैंने डिस्कस किया था ना, वही मेथड था कि डिफरेंशिएट करके और फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखा। लेकिन वो जो रिजल्ट बनता है सिंप्लीफाई करने के बाद, वो t इक्वल टू 0 बन जाता है। अब t इक्वल टू 0 को अपन लिखेंगे कैसे, वो अपन यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। सर टी क्या है यहाँ पे? अभी बताया ना कि t का एक्सप्रेशन इस तरह से अपन को फाइंड करना है। t के एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए ये वाले चेंजेस करने हैं। जैसे s1 के लिए क्या करते हैं अपन, s से s1 लाने के लिए x की जगह पे x1 रख देते हैं और y के प्लेस पे y1 रख देते हैं, नंबर्स रख देते हैं। तो ये भी एक नंबर बन जाता है, उसको अपन ने s1 बोला था। वैसे यहाँ पे अपन ने इन चेंजेस के साथ जो नया एक्सप्रेशन बना उसको हमने t बोला है। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का मतलब, इफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, then equation of tangent at p x1 comma y1 on this circle। यहाँ पे ये वर्ड जो हमने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, एट, यानी कि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। सर मतलब उसमें कुछ वैल्यू आ जाएगा ना, लाइक उसमें कोई वेरिएबल पॉइंट नहीं रहेगा, लाइक x1 और y1 तो कांस्टेंट है ना। अच्छा नहीं सर, कांस्टेंट नहीं है। हाँ सर। नहीं, x1 y1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन जो हाँ। लाइन का इक्वेशन मतलब जो आंसर आएगा वो एक लाइन का इक्वेशन आएगा। हाँ सर, क्योंकि हर एक सर्कल के पॉइंट्स पे टैंजेंट का इक्वेशन अलग अलग होगा ना, मतलब x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हाँ, सर, समझा। ऑब्वियसली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो क्वेश्चन में कुछ अलग अलग ही दे रखे होंगे, लेकिन हाँ, पॉइंट हाँ। फिक्स कर रखा है। तो Yes. ये एक बार देखना कि ये जो मैंने अभी नोट किया है ये इन चेंजेस के अकॉर्डिंग मैंने किया है कि एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स एक्स1 आ गया, वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई वाई1 आ गया, 2gx के प्लेस पे g टाइम्स x प्लस x1 आ गया, क्योंकि हमें 2x को x प्लस x1 से रिप्लेस करना था। g तो एक कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज छोड़ दिया। ऐसे ही 2fy के प्लेस पे f टाइम्स y प्लस y1 आ गया, कांस्टेंट को कोई भी चेंज नहीं किया। तो ये है t वाले एक्सप्रेशन को फाइंड करने का मेथड। तो ये लेफ्ट साइड में t लिखा हुआ है, राइट साइड में इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये तो सर आपने बस अज्यूम कर लिया है क्या कि x स्क्वायर x इंटू x1 है और y स्क्वायर y इंटू y1? नहीं, हमने कहा ना कि इसका जो डेरिवेशन है वो तो प्रॉपर डिफरेंशिएट वाले मेथड से ही आया था। जो प्रॉपर डेरिवेशन है, हमने तो उस डेरिवेशन को करने के बाद जो रिजल्ट बना उसमें ये ऑब्जर्वेशन लगा दिया, जिससे कि आगे जो रिजल्ट्स हैं कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या इलिप्स जो भी इक्वेशन दे रखा है उनके लिए भी हम बिल्कुल सेम मेथड से टेंजेंट की इक्वेशन लिख ले, हमें बार बार रिजल्ट्स को डेराइव ना करना पड़े। तो ये जो मेथड है टेंजेंट फाइंड करने का, ये किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरी चीज कि ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल है जब हमें क्वेश्चन ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही बता रखा है। यानी कि सिचुएशन ये है कि हमें सर्कल गिवन है, सर्कल पे ही कोई एक पॉइंट बता रखा है और इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। इन दैट केस ओनली t इक्वल टू 0 हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे भी गिवन हो सकता है कि सर्कल गिवन है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट बता रखा है और हमें इस पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। इन दिस केस t इक्वल टू 0 हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, t इक्वल टू 0 कभी लगाना है, व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। और इसलिए मैंने ये एट वर्ड को अंडरलाइन किया है कि एट का मतलब कि p इज लाइंग ऑन द सर्कल और उसी पॉइंट p पे हमें टेंजेंट चाहिए। सर ये इक्वेशन तो समझ गया मैं और इसका डेरिवेशन भी, लेकिन फिर t इक्वल 0 वाला मुझे समझा नहीं, मतलब वो एग्जैक्टली उसका, क्योंकि इक्वेशन में भी कहीं t आपने लिखा नहीं है।
डी नहीं, equals टी 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 हाँ वही नहीं, तो टी तो जस्ट एक एक्सप्रेशन को नाम दिया है कि ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन का नाम टी है। क्यों नाम दे रहे हैं अपन? क्योंकि ये अलग अलग कर्व के लिए एक्सप्रेशन चेंज होता रहेगा ना। सर्कल के लिए टी ये बना, ठीक है। पैराबोला है वाई स्क्वायर माइनस 4ax, या ए को भी चलो मैं नंबर यूज कर लेता हूँ कि मान लो कि पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x गिवन है और इस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है x को अगर अपन ने 2 ले लिया तो y 4, तो 2,4 इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट पे, इस कर्व पे टेंजेंट बताओ। तो हम t इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे और इसका मीनिंग 4y माइनस 4 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। देखना सभी लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x समझ आ गया इसी मेथड से। तो हमने y स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखा? y1 क्या था इन दिस केस? 4, तो ये है y1। 8x को हमने कहा कि 2x की जगह पे x प्लस x1 रखना होता है, तो 8x के प्लेस पे 4 टाइम्स x प्लस x1 रखना होगा, तो ये 4 टाइम्स x प्लस x1। ठीक है, थोड़ा सा मैं चीजों को और क्लियर करूं। एक छोटा सा क्वेश्चन, तुम क्विकली आंसर बता दो कि तो सर्कल है सर t equals to 0 कब नहीं आया था? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट गिवन। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और हमें ये नहीं बता रखा, लेकिन ये बता रखा है। यहां से भी टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, बट इन दिस केस ये वाला टेंजेंट t इक्वल टू 0 से नहीं आएगा, इसका मेथड अलग है। तो t इक्वल टू 0 अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अभी देख लेता हूँ। मान लो पॉइंट ले लिया अपन ने 3,4, तो ये 25। फाइंड टेंजेंट एट p, बताओ आंसर क्या होगा? 3x plus 4y is equal to 25. ऑलवेज इतना ही सिंपल रहेगा। अभी तो मैंने स्टैंडर्ड सर्कल लिया है तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, बट कैलकुलेशन फिर बहुत ज्यादा होगी भी नहीं कभी। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमने यहाँ पे अब जो फाइंड की है वो t इक्वल टू 0 अप्लाई करके फाइंड की है, जो इन दिस केस 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 बन गई। हम लोग r के वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। कांस्टेंट चेंज नहीं करते। हाँ, अभी मैं क्वेश्चंस और कराऊंगा। एक बार अपन टेंजेंट के जो थ्योरी वाइज पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट तो है पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट, सेकंड है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सर फर्स्ट मेथड पे डेरिवेशन जरूरी नहीं है ना? नहीं, ऑफ स्लोप m ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे ये जो डेरिवेशन की अपन बात कर रहे थे अभी, कैसे हुआ डेरिवेशन, जो मेथड है ये सारा कुछ अपने सिलेबस में है। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल जो 12th क्लास में चैप्टर है तुम्हारे, इस चैप्टर में सारी बातें कवर होती है। किसी भी रैंडम, अभी तो हम ओनली सेकंड डिग्री के स्टैंडर्ड कर्व की बात कर रहे हैं, वहां पे कोई सा भी एक रैंडम कर्व है, उसके कोई से भी एक गिवन पॉइंट पे हमें टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी, तो ये सारा कुछ वहां पे कवर हो जाता है, डेरिवेशन जो है इनका। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें इसको डिराइव किया था। तो ये तो है स्टैंडर्ड सर्कल पे, ठीक है। इफ सर्कल इज x minus x1 whole square, y minus y1 whole square equal to r square, then tangent y minus y1 is equal to m times x minus x1 plus minus r root over 1 plus m square.
अगर सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्कल गिवन है वेयर x1 y1 इज सेंटर एंड रेडियस इज r, तो इसी इक्वेशन को हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के मेथड से इसमें कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इस सर्कल में और इस सर्कल में चेंज क्या था, x की जगह x माइनस x1 लिखा था, y के प्लेस पे y माइनस y1 लिखा है और a के प्लेस पे r लिखा है, तो वही चेंजेस हमने यहां से यहां में कर दिए। तो ये है सर्कल का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट। अब एक चीज ये है जो तुमने खुद को सोचनी चाहिए कि यहाँ पे प्लस माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मीनिंग है इसका, क्यों मतलब ये सेम स्लोप के दो tangents सेम स्लोप के दो टेंजेंट्स बनेंगे। अब ये चीज ज्योमेट्रिकली सोच के देख लो कि समझ आ गई क्या। यस पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो होंगे। सो एक बार नहीं, पॉइंट से नहीं, एक गिवन स्लोप के। So one Yes. on each side of the circle. हाँ बिल्कुल, के दोनों ends में ये दोनों पैरेलल टेंजेंट का स्लोप सेम होगा, तो एक पर्टिकुलर स्लोप के ऑलवेज टू टेंजेंट्स आएंगे सर्कल पे। Sorry. और ये जो दोनों टेंजेंट्स होंगे इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा। ये तो डायग्राम से समझ आ गया होगा। तो ऑलवेज एक पर्टिकुलर स्लोप के सर्कल पे टू टेंजेंट्स आएंगे, इसलिए प्लस माइनस साइन आ रहा है। ये हो गया सेकंड स्लोप फॉर्म में टेंजेंट। थर्ड इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर टेंजेंट का इक्वेशन नहीं भी बताए तो हम पॉइंट फॉर्म का यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट डायरेक्टली भी अगर तुम्हें याद रहेगा तो ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ई थीटा ऑन x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to r square। in this case again हमने एट वर्ड यूज किया है, और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर अपन को ये इक्वेशन नहीं भी बताए तो हम t इक्वल टू 0 का यूज करके पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं। पॉइंट p थीटा का मीनिंग फॉर दिस सर्कल हो गया x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, t इक्वल टू 0 से जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन है इस तरह से, is x minus x1 cos theta plus y minus y1 sin theta equals to r। तो ये अपने पास थ्री टेंजेंट्स हैं, थ्री डिफरेंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशंस। इसमें से अपन को थर्ड इक्वेशन तो याद नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में नहीं आती है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट तुम्हें याद हो ही गया होगा कि इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में इज t इक्वल टू 0, ठीक है, और t का यूज अपन इतनी बार करेंगे इस चैप्टर में भी और आगे वाले चैप्टर्स में भी, तो वो एक्सप्रेशन में क्या चेंज करने होते हैं ये तुरंत अपन को। सर जो आपने सेकंड का प्रूफ लिखवाया था वो आप एक बार दिखा सकते हैं। सेकंड का प्रूफ हमने कौन से पेज पे किया था, ये रहा, ये वाला जो यस सर। ये मतलब बस कुछ नोट करना है क्या? नहीं बस देखना हो गया सर। ओके ठीक है। अब ये बताओ कि कोई भी एक गिवन पॉइंट से, गिवन पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बताने कहाँ पे है, मैक्सिमम सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स? 2 सो 1 टाइम 2 अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के इनसाइड होगा तो इससे तो हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अगर Yes. पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो ओनली एक ही टेंजेंट बन पाएगी, और अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा देन वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स। तो कोई भी एक पॉइंट से हम सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और
अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है पॉइंट फॉर्म, इसका मतलब तो ये है कि अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हम t इक्वल टू 0 लगा लेंगे, लेकिन अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ। So y minus y1 is equal to m m into टाइम्स x माइनस x1, हाँ ठीक है। इसके हाँ बाद m, अब ऐसे x y1 तो पता होगा बिकॉज ये वाला पॉइंट ही x y1 है जो बाहर दे रखा है, हाँ हाँ लेकिन m कैसे फाइंड करेंगे अब? पैरामीट्रिक नहीं। नहीं, अब हम टेंजेंसी की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कंडीशन क्या कि सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे जो इन टर्म्स ऑफ m लाइन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। ऐसा करने से ऑलवेज m में एक क्वाड्रेटिक बन जाता है और उस क्वाड्रेटिक से अपन को 2 आंसर्स मिल जाएंगे m के। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी मैं ये सबने नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं? 1 सेकंड सर। सर हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि रेडियस का स्लोप इनटू वो टैंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू -1। अपन को रेडियस का स्लोप पता नहीं है ना, मतलब कहाँ अपने पास, अपने को तो ओनली क्वेश्चन सर्कल की इक्वेशन देगा और सर्कल के बाहर एक पॉइंट बता देगा। हाँ हो गया। सर एक सेकेंड। यस सर। कांस्टेंट को चेंज नहीं करना है। और अभी तो सर्कल में x इंटू वाई वाला टर्म नहीं आता, हम बाद में जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसमें x इंटू वाई का टर्म आएगा। तो 2xy को हम x y1 प्लस y x1 इस तरह से चेंज करते हैं। ये काइंड ऑफ देखो एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स है, तो हमने इसको x इंटू x1 से चेंज किया है। 2x का मीनिंग x प्लस x है, तो हमने इसको x प्लस x1 से चेंज किया है। वैसे ही 2xy का मीनिंग xy प्लस xy है और हमने इसको xy1 प्लस x1y से रिप्लेस किया है। तो इस तरह से अपन t का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं ये वाले चेंजेस करके किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व में। तो बट सर्कल के इक्वेशन में 2xy कहाँ आता है? सर्कल में भाई मैंने बोला कि सर्कल में नहीं आता, लेकिन ये t इक्वल टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व वैलिड है। तो बाद में हाइपरबोला की इक्वेशन में x इंटू वाई आता है, तो वहां भी अगर अपन को टेंजेंट लिखना होगा तो हम ये वाले चेंज करके आंसर फाइंड कर लेंगे। इनफैक्ट अपन मैक्सिमम वर्ड यूज ना करके प्रॉपर्ली बोल दें। सर इसके लिए हम वो पहले वाला मेथड ही यूज करेंगे ना सर, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके लिए सर इफ एनी पी पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल, तो हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करेंगे सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। एक और मेथड भी है, वो भी मैं दोनों मेथड बताऊंगा अभी।
कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के आउटसाइड है तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट, इनसाइड है तो नो टेंजेंट, और ऑन द सर्कल है तो एग्जैक्टली 1 टेंजेंट। ठीक है, और किसी भी एक जनरल रूल ये होता है कि कोई भी कर्व जितने डिग्री का कर्व है उस पे हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैक्सिमम उतनी ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे के सारे सेकंड डिग्री के कर्व्स हैं, तो किसी भी एक पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 आएंगी। अगर ये कोई कर्व दे रखा होता x क्यूब y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 3। 4। ये डिग्री 4 का कर्व है, समझ आ रहा है? डिग्री डिसाइड होती है जो भी टर्म है उनमें हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है उससे। तो इन दिस केस हाईएस्ट डिग्री का टर्म ये है, इसमें डिग्री वेरिएबल्स का कंबाइंड डिग्री 4 है, तो मैक्सिमम 4 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में मैक्सिमम 2 टेंजेंट। इनफैक्ट ये जो इनसाइड आउटसाइड वाला जो बात है ना, जैसे सर्कल तो क्या था, सर्कल तो क्लोज्ड फिगर है, तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमने ये बोल दिया कि ये इन और ये आउटसाइड है। लेकिन पैराबोला जो है वो ओपन फिगर है, पैराबोला में ये इनसाइड का रीजन है और ये आउटसाइड का रीजन है। हाइपरबोला वाले केस में ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है? ऐसा तो बोल सकते थे कि ये वाला आउटसाइड हो और ये इनसाइड हो। तो डिसाइड करने का मेथड क्या था? तो वो डेफिनेशन यही है कि वो रीजन सेकंड डिग्री कर्व के लिए, वो रीजन जहां से हम एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज आउटसाइड का रीजन। वो रीजन जहां से हम 0 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो इनसाइड का रीजन, और वो रीजन जहां से हम एग्जैक्टली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो है ऑन द कर्व। ठीक है, तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। अब अपन इन पे वेस्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक तो क्वेश्चन में क्या कि t इक्वल टू 0 अप्लाई किस क्वेश्चन में करना है और कैसे करना है। इन दिस केस क्वेश्चन ने एट पॉइंट बोला है, तो हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि P ऑन द सर्कल है या नहीं है, ऑन द सर्कल ही है, क्वेश्चन ने बता रखा है। बट अगर मान लो क्वेश्चन ने नहीं भी बोला होता और हमने अगर चेक कर लिया कि पॉइंट P ऑन द सर्कल है, तो फिर हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए T इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं। सर t इक्वल टू 0 कब होता है? T इक्वल टू 0 कब होता है? when point of contact is given। in this case बोला ना कि at point बोल रखा है, at, इसका मतलब कि क्वेश्चन का सिचुएशन ऐसे है कि सर्कल गिवन है, ये वाला सर्कल, और इसी सर्कल पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,-1 है, एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन। मुझे लगा कि t इक्वल 0 तब होता है जब वो सेकंड डिग्री कर्व हो। नहीं, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 is equation of tangent on every second degree curve when point of contact is given। इन दिस केस हमने बोला ना कि जैसे आप एक बार, मैं इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट करता हूँ फिर थोड़ा और क्लियर होगा कि जब हम t इक्वल टू 0 में t वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमने कहा कि ये वाले चेंजेस करने अपन को, तो ये वाले चेंजेस अब कौन से x1 y1 के लिए करने हैं?
इसके लिए, और देखो अभी मैं चेंजेस करने के बाद लिख रहा हूं, तो 4x माइनस वाई माइनस 15 टाइम्स x प्लस 4 प्लस 6 नहीं प्लस 3 टाइम्स y माइनस 1 प्लस 109 इक्वल टू 0। ये चेंजेस समझ आ गए सभी लोगों को? Yes, sir. और ये हमने t इक्वल टू 0 अप्लाई किया है, और ये हमने अब वापस से क्या कब अप्लाई किया है, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन था, व्हिच इज इन दिस केस 4, -1। इसको सिंपलीफाई किया तो ये क्या बन रहा है, 15 माइनस 4 11, 3y माइनस y 2y, 15 इंटू 4 60 60, और ये हो गया माइनस 3 63 माइनस 109, 63 माइनस 109 कितना होता है 46। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये जो लाइन आ रही है ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, तो जब भी हमें क्वेश्चन ने सर्कल के ऊपर पॉइंट और उसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है, तो हमें t इक्वल टू 0 अप्लाई करना है। रिवर्स क्वेश्चन जो मैं नहीं करवा रहा हूं, जो तुम्हें बता देना है कि कैसे करोगे, कि अब रिवर्स क्वेश्चन ये है कि सर्कल गिवन है और टेंजेंट गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे करेंगे? सर्कल गिवन है एंड टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। Foot of perpendicular. सर कंपेयर करेंगे लाइक दोनों इक्वेशंस। कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड जो पहले बोला गया कि हम सर्कल के सेंटर से उस टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। समझ आ रहा है कि सर्कल गिवन है और टेंजेंट गिवन है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए सर्कल के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। लास्ट पेज पे नोट कर लिया सारा? सर 1 मिनट। हाँ सर 1 मिनट। जब नोट कर लो तो बताना। 1 सेकंड सर, हो गया। हाँ सर। ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। दोनों ने ही एक पॉइंट और एक सर्कल बता रखा है, बट लास्ट वाले क्वेश्चन तो है यहाँ पे 2 टैंजेंट्स आएंगे। 2 tangent. लास्ट वाले क्वेश्चन है तो एट पॉइंट बोला है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता रखा है। इस वाले क्वेश्चन में फ्रॉम पॉइंट बोला है, यानी कि ये पॉइंट सर्कल के बाहर कहीं लाई कर रहा होगा, चेक भी कर सकते हैं अपन। और अगर बाहर लाई कर रहा है तो हमें एग्जैक्टली 2 आंसर्स मिलेंगे। इन दोनों आंसर्स को फाइंड करने का जो मेथड है, मेथड 1, कि सिंस क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट तो 4,5 बोल ही रखा है, सर्कल का सेंटर 0,0 है, रेडियस 4 है, तो यहाँ पे सर्कल के पहले तो हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। इसको मैंने P बोल दिया, इसको A और इसको B बोल दिया। तो इक्वेशन ऑफ PA लाइन या PB लाइन एक ही बात है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है,
this line is tangent, therefore हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी P इक्वल टू आर अप्लाई कर लेंगे। 2,0 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4m माइनस 5 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू रेडियस। सर आपको m का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा सॉल्व करके अभी। अच्छा हाँ ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन अब हम नेक्स्ट मेथड में कर लेंगे। तो देखो m में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो मेथड 1 तो क्या था कि लाइन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने लिखा। पॉइंट तो जो क्वेश्चन ने बता रखा है वो वाला पॉइंट है, और स्लोप हमने m एज्यूम कर लिया, और उस लाइन को टेंजेंट बनाने के लिए P इक्वल टू आर अप्लाई किया। P का मतलब सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को इक्वल टू रेडियस कर दिया। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई किया स्क्वायरिंग की रूट हटाने के लिए, तो इस तरह से बन गया। मेथड 2 क्या कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि अभी तो हमने लाइन को लिया है और उसको टेंजेंट बनाया है, हम रिवर्स कर सकते हैं कि हम टेंजेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट द टेंजेंट बी y is equal to mx plus minus a root over 1 plus m square, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 4,5 4,5 से पास कराया, तो 5 इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस 4 रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। 5 माइनस 4x नहीं m, 5 माइनस 4m इज इक्वल टू स्क्वायरिंग भी कर लें। देखो ये बन गया, और दोनों से ही एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ रही है। m में जो क्वाड्रेटिक आ रही है, तो हम m वाली क्वाड्रेटिक को इन दोनों में से कोई सी भी मेथड से बना सकते हैं, और फिर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके m के 2 आंसर्स आ जाएंगे, हमें 2 टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएंगी। तो ये तो अभी तक की बात देखो एक बार, क्लियर है क्या सबको दोनों मेथड? बट इसमें क्या PA की इक्वेशन आपने कैसे निकाली? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। PA पॉइंट 4,5 से पास कर रही है लाइन, और स्लोप को हमने m मान लिया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ओके सर। So how did you get plus minus 4 root 1 plus m square in method 2? स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन Okay, y okay. is Got it. मेथड 2 जो है वो अब हम यहाँ पे लेकिन प्रेफर करेंगे। क्यों? सर्कल के केस में दोनों ही मेथड इक्वली लेंथी है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, उनमें इस टाइप का इजी कंडीशन नहीं होता टेंजेंसी का। तो वहां पे हम स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लेंगे, उसको गिवन पॉइंट से पास कराएंगे, तो m में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व करके हम m के आंसर्स फाइंड कर लेंगे। तो पैराबोला, मुझे लगता है कि इसमें कोई मतलब हाइपरबोला या पैराबोला में डिफरेंशिएशन बेटर होगा ना, मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। डिफरेंशिएशन कर्व का डिफरेंशिएशन मतलब टेंजेंट फाइंड करने के लिए? हाँ नहीं, डिफरेंशिएशन तो इन सारे का डेरिवेशन है ही है। डिफरेंशिएशन से अगर करने जाओगे तो पैराबोला अभी तो एक मिनट, पैराबोला तो जैसे अब 4x ये है, लेकिन पैराबोला इस तरह का भी हो सकता है। तो इस टाइप के पैराबोला में अगर डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो फिर काफी लेंथी हो जाएगा। अच्छा, तो अपन जो भी हमारे सेकंड डिग्री के कर्व्स हैं, उन सारे कर्व्स के लिए मेथड का यूज करेंगे कि जब भी हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट फाइंड करना है, तो हम स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, उस टेंजेंट को गिवन पॉइंट से पास कराया, और फिर m में जो क्वाड्रेटिक बनी उससे m की वैल्यूज फाइंड करके आगे सॉल्व कर लिया। ये तो एक चीज कवर हुई। सेकंड बात कि अभी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने जो डेटा लिया है उसमें एक और चीज मैंने कवर की है। वो चीज क्या है
कि अगर हम अब कैलकुलेशन करें तो देखो ये हो रहा है 25 प्लस 16m² माइनस 40m इज इक्वल टू 16 प्लस 16m²। और डेटा इस तरह का लिया हुआ है कि 16m² वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, जिससे कि m का ओनली एक ही आंसर आ रहा है और वो आंसर 9/40 आ रहा है। जबकि हमने कहा था कि पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो m के दो आंसर्स आने ही आने चाहिए। अगर m का एक ही आंसर आए तो इसका मतलब कि डेफिनेटली m का सेकंड आंसर इज इंफिनिटी, क्योंकि m का आंसर इंफिनिटी कभी भी एक रियल इक्वेशन को सॉल्व करके तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं एक बार इस चीज को वापस से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे इसको वापस, इस वाले पेज को वापस से शो करूंगा। बट पॉइंट इज कि जब भी पॉइंट कर्व के बाहर लाई करेगा हमें ऑलवेज एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स मिलेंगे, ऑलवेज। अगर हमने p इक्वल टू r या स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म से सॉल्व किया और m में क्वाड्रेटिक बनाई, अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो ऐसे हो सकता है कि ऐसे कुछ आ जाए कि m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर ऐसे कुछ आ जाए कि 5m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 5m²। ठीक है, और सेकेंड वाली सिचुएशन में m² वाला टर्म जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। दो ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। यहां से तो m का एक ही आंसर आ रहा है 1, और यहां से भी m का एक ही आंसर आ रहा है 2। इन दिस केस तो m के सेकंड आंसर को हमें इंफिनिटी ले लेना है, इन दिस केस नहीं लेना है। तो पहले तो हम इसकी बात कर लें कि ऐसा क्यों। क्योंकि ऐसा इसलिए कि जो अभी अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन लिया है ना, उसको अगर अपन प्रॉपर XY प्लेन में ड्रॉ करें तो सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 4,0, और जो पॉइंट दे रखा है वो है 4,5। तो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। तो इससे जो टू टेंजेंट्स बन रही हैं वो ये दोनों ब्लैक वाली लाइंस बन रही हैं, जिनमें से इस लाइन का स्लोप तो हमने जो सॉल्व किया था वो 9/40 आ रहा है, और ये लाइन का स्लोप, ये सिंस वर्टिकल लाइन है तो इसका स्लोप मैथमेटिकली आ ही नहीं सकता, ये इंफिनिटी स्लोप वाली लाइन है। तो वर्टिकल लाइन आएगी कब आएगी, जब m² वाला टर्म कैंसिल हो जाए। लेकिन इन दिस केस m का एक ही आंसर आ, तो यहाँ पे हमने m के सेकंड आंसर को इंफिनिटी यूज नहीं किया, बिकॉज ऐसा तभी होगा, ओनली तभी होगा जब जो पॉइंट हमने यूज कर रखा है ना इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, वो पॉइंट ऑन द सर्कल लाई कर रहा हो। जब तुम, कहने का मतलब कि हमने भी कहा था कि एक तो हम अभी लास्ट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें 8 पॉइंट दे रखा था। तो मान लो हमने ध्यान दिया नहीं, हमने देखा कि एक पॉइंट दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, और हमने सेकंड क्वेश्चन वाला मेथड यानी कि ये या ये मेथड में से कोई सा भी यूज करके क्वाड्रेटिक बना लिया, तो उस सिचुएशन में जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, यानी कि m का एक आंसर मिलेगा। तो ये वाला आंसर कब आएगा, ये वाली सिचुएशन कब आएगी, जब पॉइंट ऑन द सर्कल है। ये कब आएगी, जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है और इस तरह से है। और अगर m² वाला टर्म कैंसिल नहीं होता है, ऐसे कुछ आ गया कि 3m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 5m², तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो m के टू आंसर्स आ ही जाएंगे, टू टेंजेंट आ ही जाएंगे। m² के दो टर्म क्यों आएंगे ऐसे, मतलब सीधे इक्वेशन सॉल्व करते वक्त? देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना। सर तो फिर ऐसे अच्छा हाँ सर, पॉइंट को इक्वेशन में डाल के चेक करें कि वो लाई करता है या नहीं। नहीं, देखो वो जनरली अपन को क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही समझ आ जाता है, बट बाय चांस अगर समझ नहीं आ रहा तो हम चेक भी कर सकते। ठीक है, यस सर। इक्वेशन ऑफ पीए कैसे आया, इक्वेशन ऑफ पीए मैंने भी बताया भी था कि ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन लिखा है। पॉइंट तो कौन सी लाइन लिखा है, ये वाली लाइन को लिखा है। तो पॉइंट 4,5 है और स्लोप को m एज्यूम कर लिया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सर लेकिन आपको कैसे पता चले वो इन्फिनिटी ही होगा? क्योंकि इन्फिनिटी के अलावा और कोई भी रियल नंबर होगा तो वो हमें ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाता। जब भी m² का टर्म कैंसिल होता है इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक नहीं बच रहा, दैट मींस सेकंड रूट इज इन्फिनिटी। मतलब कि अगर तुम m² को कैंसिल ना करो
इन दिस केस m स्क्वायर को कैंसिल मत करो और देखो m को इन्फिनिटी पुट करके LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। हाँ सर। satisfied. तो एक बार यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। सर हमने m का कहा- कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं ना आ सकता। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि दो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है का मतलब रियल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, हाँ मतलब m का कॉम्प्लेक्स वैल्यू या इमेजिनरी वैल्यू आने का मीनिंग कि टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर मान लो ये जो पॉइंट है 4,5, इस पॉइंट की जगह पे हम अगर पॉइंट ले लें 2,3 जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और ये वाला मेथड लगा दें, तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना, उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और रूट्स इमेजिनरी का मतलब कि स्लोप्स नहीं आ रहे, स्लोप्स नहीं आ रहे का मतलब टेंजेंट डिफाइन नहीं होगी। so infinity slope means a vertical line. वर्टिकल लाइन। जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो बताओ फाइनल आंसर्स क्या है। अब अपन को स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो बस पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन लिखनी है। स्लोप तो अपने पास ये दोनों आ गए और पॉइंट हमारे पास 4,5 है। सर नेक्स्ट पेज में आगे करने वाले था। हाँ, ये सब नोट कर लिया। सर एक सेकंड प्रीवियस में फाइन। चेक कर लेना। हाँ ठीक। 9/40 एंड इन्फिनिटी और 4,5। यस तो ये दो आंसर्स आ जाएंगे। इन्फिनिट स्लोप की लाइन का मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन और वो 4,5 से पास कर रही है, तो x इज इक्वल टू 4 बोल दिया। सर, लेकिन वो तो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। एक ही बात है, वो तो स्लोप को हम एंगल को यहां से मेजर करेंगे तो +π/2 यानी कि स्लोप प्लस इन्फिनिटी, यहां से मेजर करेंगे तो -π/2 स्लोप माइनस इन्फिनिटी, तो लाइन तो सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर हमें कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल दे रखा है या आउटसाइड द सर्कल दे रखा है, तो दोनों ही सिचुएशन में टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करने का मेथड। अब एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम टाइप का जो तुम्हें सॉल्व करना है। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर रहा हूँ कि सर्कल इज गिवन एज x² + y² - 4x - 8y = 11 एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स from point -2, 1 to this circle. कोई सा भी एक मेथड लगा के और m में क्वाड्रेटिक बना के m के 2 आंसर्स आ जाएंगे, दो टेंजेंट्स आ जाएंगे। तुम लोग तो m के 2 आंसर्स बता देना क्या क्या आ रहे हैं। अगर तुम स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म वाला टेंजेंट यूज करोगे तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन तो यहाँ पे -2, 1 को सब्स्टिट्यूट करने में सर नेगेटिव आ रहा है सर, मतलब <0 नेगेटिव आ रहा है। ऐसे कर लो, अब पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन चेंज कर लो और स्लोप फॉर्म के लिए अगर हम सेंटर लिखें सर्कल का तो वो है 2,4, रेडियस लिखें तो g² + f² - c, तो टेंजेंट हो जाएगी y - y1 = m times x - x1 ± a√1 + m²। तो अगर टेंजेंट वाले मेथड से जा रहे हैं तो टेंजेंट इस तरह से लिखती है और फिर इस लाइन को
-2 1 से पास करा के m में क्वाड्रेटिक बना लेनी है। सर y1 तो 1 है ना यहाँ पे। नहीं, हमने t इक्वल टू 0 थोड़ी अप्लाई करना है, जो y1 का वैसे यूज कर रहे हैं। in this case x1 y1 is center of the circle, y minus y1 is equal to m times x minus x1 plus minus a root over 1 plus m square। in this case a तो रेडियस है और x1 y1 सेंटर है सर्कल का। सर -2 1 यूज नहीं करते। -2 1 से तो पास कराएंगे इस लाइन को। अच्छा यस तो ये हो गया -3 4m, तो 4m -3 स्क्वायरिंग ओपन किया, m के आंसर्स क्या आ गए? इस इक्वेशन से m का एक आंसर तो 24/7 आ गया। सेकंड आंसर कितना है? 0। 0। तो यहाँ पे अपन को m से m कैंसिल नहीं करना है ना? तो m का सेकंड आंसर 0 है और फर्स्ट आंसर 24/7 है। सर उस टाइम क्या नेगेटिव आ रहा था जो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आ रहा था, यानी कि जो मैंने पहले सर्कल दिया था उसके लिए ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा था। अगर अंदर लाई करेगा तो फिर टेंजेंट ही नहीं आएगी। तो ये दोनों सर्कल की इक्वेशन की टेंजेंट्स के आंसर हो जाएंगे। सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशंस के आंसर। तो अभी कंप्लीट मेथड क्लियर है? कोई डाउट पूछना है किसी को? नहीं सर। तो चलो अपन आज की क्लास में यहाँ तक रखते हैं। टेंजेंट वाला पोर्शन अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे नॉर्मल की। तो एक बार देखो, कोई चीज किसी को डिस्कस करनी है तो हमने आज शुरू किससे किया था? अपन स्टार्टिंग में तो क्वेश्चंस किए थे। अब स्लो वाला पेज, स्लो फॉर्म वाला पेज, ये स्लो एक फॉर्म। बार लास्ट पेज दिखा सकते लास्ट पे अभी शो करता हूँ। सर ये चैप्टर में और कौन से टॉपिक्स पेंडिंग है? इस चैप्टर में नॉर्मल, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी तो काफी है ये चैप्टर। अभी देखो, अभी अपन ने लास्ट क्लास तक तो पॉइंट एंड सर्कल कंप्लीट किया था। आज हम लाइन एंड सर्कल की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद हम सर्कल एंड सर्कल की बात करेंगे कि टू सर्कल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो। लाइन एंड सर्कल में हमने अभी तो ये चेक किया है ओनली कि कोई भी एक लाइन सर्कल पे सीकेंट कर्व, टेंजेंट कर्व, और टेंजेंट है तो उसकी डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशंस। हम अभी बात करेंगे कि जो सर्कल है ये नेक्स्ट, ये नोट कर लिया लास्ट पेज वाला। यस सर। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सर्कल के बाहर अगर पॉइंट गिवन है तो ये जो टू टेंजेंट की इक्वेशंस अपन ने अभी फाइंड की है, ये तो सेपरेट इक्वेशंस फाइंड की है। इनकी कंबाइंड इक्वेशंस को
हम बोलते हैं पी ए एंड पी बी लाइन की कम्बाइंड इक्वेशन को पेयर ऑफ टेंजेंट, और उसकी इक्वेशन SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आती है। ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये सारे केस अभी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, पोल एंड पोलार, उसके बाद जाके टू सर्कल्स से रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे कि अगर दो सर्कल्स गिवन है तो इनमें कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या इनके अगर ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो इनके कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या है, इस तरह की बातें। तो अभी तो उसमें टाइम लगेगा चैप्टर में काफी। अभी तुम लोग सर्कल्स के बुकलेट में, अभी अपनी क्लास इस वीक में तो और कुछ शायद होगी नहीं, है ना। सर्कल्स की बुकलेट के अकॉर्डिंग तो होमवर्क देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हो तुम लोगों ने। स्ट्रेट लाइन का होमवर्क कंप्लीट कर रखा है क्या? लास्ट क्लास में अपना कुछ डिस्कशन रह गया था। नहीं कर रखा क्या सर? स्ट्रेट लाइन का होमवर्क। चलो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में जो भी अगर अपनी डाउट क्लास कभी होती है, वैसे मैं बोल तो दिया है। सर आप सर्कल का होमवर्क दे रहे हो क्या? एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ पी में स्लोप फॉर्म यूज किया है। हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो वहां ये वाला पॉइंट तो 4,5 था और m की जगह बस अपन ने m ही रखा है। स्ट्रेट लाइन बुकलेट का तो है अपना डिस्कशन, जो भी तुम्हारा बचा है होमवर्क इसमें वो कंप्लीट कर लेना। और सर्कल्स में से हम अगर देखें तो एक्सरसाइज 1 इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकते हो। इन चैप्टर 2 में अभी नहीं कर सकते, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन ही कर सकते हो बस। तो अभी ओनली इतना ही कर लो सर्कल्स में, तो ओनली इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में जब भी अपनी डाउट क्लास होगी अपन ये डिस्कस कर लेंगे। सर स्ट्रेट लाइंस का बुकलेट मतलब कौन सा एक्सरसाइज? जो भी अपन ने काफी सारा तो पहले डिस्कस कर लिया था हाँ होमवर्क, बट अगर तुमने पहले मान लो नहीं किया किसी ने, तो जिनके पहले वाले पोर्शन में से डाउट है वो भी कर सकते हो, और जिन्होंने आगे का सॉल्व करा था, जो भी तुम्हें पूछना है सब कुछ पूछ सकते हो। हाँ। प्लस माइनस r√1 m स्क्वायर नहीं आएगा ना ऋषिकेश? वो 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड 1 तो हमने लिया ये वाला मेथड जिसमें हमने पॉइंट स्लो फॉर्म में टेंजेंट लिया और उसको फिर मतलब पॉइंट स्लो फॉर्म में लाइन लिया और इसको टेंजेंट बनाने के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर दिया जिससे कि ये क्वाड्रेटिक बन गई। या फिर ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसका कि हमने स्लो फॉर्म में टेंजेंट लिया, गिवन पॉइंट से पास कराया और फिर स्क्वायरिंग करा के सेम क्वाड्रेटिक बना ली। तो दोनों में से कोई सा भी एक मेथड अपन यूज कर सकते हैं। सर लीव कर सकते हैं। हाँ, ये अपना लेक्चर कंप्लीट है, जिसको कोई भी डाउट पूछना डिस्कस कर लो। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चंस हैं? अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को?
चलो ठीक है, बाय।